नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ जापान बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, पीसफुल एंड डेवलप्ड कंट्री आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद कैसे जापान आज के समय दुनिया के सबसे ताकतवर, शांतिपूर्ण और विकसित देशों में शुमार हो गया, इस कहानी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, आज के समय के जापान को आप किस तरह से जानते हैं। लगभग 7,000 आइलैंड्स के साथ और 12.5 करोड़ की आबादी के साथ पैसिफिक ओशियन में बसा ये छोटा सा देश अपनी स्किलफुल वर्कफोर्स, अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और अपने पीसफुल इन्वायरमेंट और पीसफुल रवैये के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन साथ ही आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आज के टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पे भी जाना जाता है। आफ्टर यूएस एंड चाइना, जापान की इकोनॉमी 4.8 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनती है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है, क्या जापान हमेशा से इतना विकसित और इतना शांतिपूर्ण देश था? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, जापान ने भी अपने इतिहास में समय के अलग अलग चेहरों को देखा है, अच्छे और बुरे समय को देखा है। तो जापान के पहले के समय की थोड़ी सी बात करते हैं, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऊपर आते हैं। प्राचीन समय में जापान एक पूरी तरीके से आइसोलेटेड कंट्री हुआ करता था और यहाँ पे मोनार्की हुआ करती थी। इनको अपने देश के सिवा किसी भी दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं था। न ये किसी देश के साथ ट्रेड करते थे, ना ही ये जियोपॉलिटिकली किसी दूसरे के देश के साथ जुड़े रहते थे। बहुत ही कम रिलेशन ये दूसरे देशों के साथ रखते थे। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं, जो मेडाइवल पीरियड आया और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने एक्सप्लोर करने की दुनिया भर के देशों को कोशिश की। उस दौरान वेस्टर्न पावर्स ने जापान को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की और इनके साथ ट्रेड करने की कोशिश करी। जापान की मिलिट्री उस समय इतनी ताकतवर नहीं थी, तो इनके साथ उन्होंने बहुत सारी जबरदस्ती ट्रेड ट्रीटी करी और इनके ऊपर अपना ट्रेड थोपा। उसके बाद जापान को ये रियलाइज हुआ कि इनको अपनी मिलिट्री को ताकतवर करने की जरूरत है और इन्होंने अपनी मिलिट्री को इतना ताकतवर किया। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय और 20वीं शताब्दी के अर्ली पीरियड में जापान दुनिया की एक बहुत ही ताकतवर इंपीरियल पावर था। ये एशिया की उस समय की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर था और ये टक्कर दे रहा था उस समय ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और इटली जैसे देशों को। ये 1942 का मैप है, दूसरे विश्व युद्ध के समय का मैप है। उस समय जापान ने, देखो, जापान इतना सा देश है लेकिन इसने कितने बड़े पूरे के पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना कंट्रोल कर रखा था। चाइना के बहुत बड़े भाग को इन्होंने कंट्रोल में ले रखा था। उसके अलावा बर्मा, जो हमारे पड़ोसी देश है, सियाम, ये इंडो फ्रांस की जो चाइना की जो टेरिटरी थी, इनको कंट्रोल में ले लिया। मलेशिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी तक जो एरिया है इन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखा था। तो पूरे पैसिफिक ओशियन में इनका पूरा दबदबा हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन फिर समय ने करवट ली और समय बदला और दूसरा विश्व युद्ध का वो दौर जो है, अंतिम समय आया। और दूसरा विश्व युद्ध आपको याद होगा, एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। एक्सिस पावर्स में थे जापान, इटली और जर्मनी। अलाइड पावर्स में थे यूएसएसआर, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश। और आप जानते होंगे कि दूसरा विश्व युद्ध एक्सिस पावर्स हार गई थी और अलाइड पावर्स जीत गई थी। दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी हार गया और जापान अभी भी लड़ रहा था, तो उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम पड़ाव में यूएसए ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम से धमाके किए। हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 परमाणु हमले किए गए, जो विश्व इतिहास के एकमात्र परमाणु हमले हैं। 2 शहरों पे ही किए गए हैं, वो है हिरोशिमा और नागासाकी। इस हमलों ने जापान की कमर को तोड़ दिया और जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है कि कितना इंपैक्ट पड़ा जापान के ऊपर इन दोनों हमलों का। उसके बाद क्या होता है, जापान यहां पे सरेंडर कर देता है दूसरे विश्व युद्ध में और जापान के सरेंडर को ही कहा जाता है वीजे डे, विक्ट्री ओवर जापान बाई अलाइड फोर्सेज। ये होता है 15 अगस्त 1945 को। 15 अगस्त 1945 को जब नागासाकी बॉम्ब का 6 दिन गुजर जाते हैं, उसके बाद जापान सरेंडर कर देता है और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार मान लेता है। और ऑफिशियली आप यहां पे देखेंगे कि इटली, जर्मनी और जापान तीनों हार चुके थे, तो ये युद्ध यहां पे खत्म हो चुका था। हालांकि वॉर जो है पूरी तरीके से सितंबर में ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ, लेकिन अगस्त महीने में जापान की हार के साथ ही ये युद्ध समाप्त हो चुका था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। जैसा कि मैं बता चुका हूं, जापान आज के समय लगभग 6852 आइलैंड से बना हुआ देश है। इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, ओकिनावा, होन्शु, शियोकू, ये आइलैंड्स हैं। लगभग 12.5 करोड़ के लगभग आबादी है इनकी और ये आयरलैंड कंट्री है। पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक और कोस्ट के आसपास ये देश है। इसका आपको मैप भी दिख रहा है।
अब बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ। जापान ने सरेंडर कर दिया, विजय डे गया। अब जापान की फेट कैसे होने वाली थी। जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया तो उसके बाद होने लग गया ऑक्यूपेशन ऑफ जापान। जापान को जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। जापान जो एक समय इतनी बड़ी इंपीरियल पावर हुआ करता था, इन देशों को कंट्रोल करता था, पैसिफिक ओशन में जिसका दबदबा हुआ करता था, अब उनकी खुद की टेरिटरी भी उनके हाथ में नहीं थी। और यहाँ पे सोवियत यूनियन, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इन देशों ने मिलके इस जापान को ऑक्यूपाई कर लिया। नॉर्दर्न जापान को मेनली ऑक्यूपाई करता था सोवियत यूनियन और साउदर्न जापान को ऑक्यूपाई कर रखा था मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ने और चाइना और यूनाइटेड किंगडम ने। अब क्या होता है, ये ऑक्यूपेशन हो जाता है, ये देश इसके साथ ऊपर कंट्रोल करते हैं, लेकिन इतना बुरा दौर झेलने के बाद भी आज का जापान आप देख रहे हैं कि किस मुकाम पे है, कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर वो बन चुका है। उनके पास अच्छी खासी मिलिट्री भी है, वो शांति से भी रहते हैं और इतने बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। तो कैसे बना, कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया, कौन से चेंजेस लाए, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्होंने अपनाई, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सब हुआ। उसके बाद क्या होता है कि ऑक्यूपेशन हुआ जापान के अंदर, इन सभी देशों ने अपना कंट्रोल कर लिया और उसके बाद जापान को किस तरीके से इन्होंने मजबूर किया कि कौन कौन से ट्रीटीज के ऊपर ये साइन करे कि ऑक्यूपेशन तो हो गया है, इस पूरे के ऊपर जापान के ऊपर इन देशों का कंट्रोल था, तो अब जापान को वापस बसाना तो था ही। ये सारे के सारे देश वैसा नहीं करना चाहते थे जैसा कि जर्मनी के साथ था। जर्मनी में आप जानते हैं कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी बढ़ चुके थे और ऑक्यूपेशन हो चुका था। वहां पे सोवियत यूनियन और यूएसएस आपस में लड़ रहे थे, कोल्ड वॉर का एरा शुरू हो चुका था। तो अब ये जापान को वैसा नहीं करना चाहते थे, जापान को ये सॉवरेनिटी देना चाहते थे। तो एक ट्रीटी साइन करी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को साइन हुई थी 8 सितंबर 1951 को और ये लागू हुई थी 28 अप्रैल 1952 को। ये ट्रीटी क्या कहती थी कि अलाइड फोर्सेस जो हैं वो जापान को अब खाली करेंगे और जापान को इसकी सॉवरेनिटी वापस से देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के ऊपर। शर्तें क्या थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कुछ आयरलैंड जो है, ओकिनावा और जिमा आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के पास बाद में भी थे, इनको 1968 और 1972 में जापान को लौटाया गया है। अब शर्तें ये रखी गई कि जापान जो है वो अपनी मिलिट्री का एक्सपांशन नहीं करेगा और अब अपनी मिलिट्री को वो दायरे में रखेगा, सिर्फ पर्सनल सिक्योरिटी की बात करेंगे जापान के लोग, और वो किसी भी दूसरे देश के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और इसकी निगरानी करेगा यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है वो यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी के अंडर जापान की धरती पर रहेंगे और जापान को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जापान के ऊपर इस चीज की भी निगरानी रखेगी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी कि जापान कहीं दोबारा अपनी मिलिट्री को ज्यादा ग्रो तो नहीं कर रहा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखे जाएंगे कि मिलिट्री को सिर्फ इतना ही दायरे में रखा जाए कि वो अपने देश की सर्विस कर सकें और देश को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा ना करें कि वो एक और दोबारा से वॉर शुरू कर दे और बदला लेने की फिराक में यूएस के ऊपर इन्वेजन कर दे या किसी भी अलाइड फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दे। तो यूएस ने लगभग 2,60,000 की फोर्सेस को उस समय जापान के अंदर तैनात कर दिया था और आज के समय भी इवन 70 साल के बाद भी 31,000 की यूएस की आर्मी अलग अलग जापान के बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। हिरोशिमा, नागासाकी, ओमारी और टोक्यो जैसे शहरों में आज भी जापान की आर्मी के यूएस की आर्मी के बेसिस हैं। तो जापान की आर्मी को यहाँ पे कंट्रोल में लाने के लिए एक और सिद्धांत ये लेके आए। जब जापान का नया सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया 1946 में, तो उसके अंदर एक आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 के अंदर एक क्लोज लिखी गई कि जापान अपनी मिलिट्री को कंट्रोल में रखेगा और किसी भी नए वॉर में इंगेज नहीं होगा। जापान सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को ही लागू करेगा, कोई भी ऐसी फोर्स नहीं रखेगा जो भी किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करे। इनकी नेवी के ऊपर कंट्रोल किया गया, इनकी एयरफोर्स के ऊपर कंट्रोल लाए गए, इनकी आर्मी के ऊपर कंट्रोल लाए गए, उनके नंबर्स के, उनके ऊपर हथियारों के ऊपर कंट्रोल लाने की यहाँ पे बातचीत रही। उसके बाद ये जो आर्टिकल 9 है ये क्या कहता है, ये बेसिकली जापान को पूरी सॉवरेनिटी नहीं देता, पूरी संप्रभुता नहीं देता कि जापान अपनी संप्रभुता को त्याग देगा, बेलिजरेंसी को त्याग देगा, वो किसी भी दूसरे देश के ऊपर हमले की बात ही नहीं करेगा और इंटरनेशनल पीस के ऊपर बात करेगा, जस्टिस और ऑर्डर को मेंटेन रखने की बात करेगा। हालांकि जापान क्योंकि इस युद्ध में हार गया था तो उनको सारी शर्तों को मानना पड़ा, अपनी सॉवरेनिटी को त्यागना पड़ा, अपनी इंटीग्रिटी को त्यागना पड़ा। और जहां पे जो यूएस है, यूएसएसआर है, ये देश दूसरे देशों में जाके कोल्ड वॉर में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, इंटरनेशनल पीस की धज्जियां उड़ा रहे थे, वहां पे जापान को इन
ट्रीटीज के ऊपर जबरदस्ती साइन करना पड़ा। हालांकि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उससे पहले काफी सारी गलतियां करी थी, लेकिन ये हार गया था, इसलिए उस गलतियों का परिणाम इसको तो भुगतना पड़ा, लेकिन जो जो लोग जीते थे उनको परिणाम भुगतने की जरूरत नहीं पड़ी। ये रहा। उसके बाद जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करता है, आर्मी को लिमिटेड रखता है, दायरे में रखता है, लेकिन आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स को जब भरोसा होता है कि जापान अब कोई युद्ध नहीं चाहता और किसी भी तरीके का बदले की फिराक में नहीं है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान को इस चीज़ के लिए इंकरेज भी किया है कि आप अपने कंट्रोल को अपने हाथ में लो, अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथ में लो। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है आपको मिलिट्री सर्विस देने में, और अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी को अच्छा करो। तो आज के समय जापान की मिलिट्री कोई कंट्रोल में नहीं है किसी के पास। जापान अपना एक सॉवरेन स्टेट है, वो अपनी मिलिट्री को कितना भी एक्सपेंड कर सकता है, और ये जो आर्टिकल 9 और ये जो दायरे हैं ये धीरे धीरे अमेंड भी हो चुके हैं, और अपनी मिलिट्री को काफ़ी और अपनी नेवी को काफ़ी रिफॉर्म कर चुका है यहाँ पे जापान। उसके अलावा न्यूक्लियर अटैक होने के बाद जापान कंट्री पावरफुल कैसे बना, इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। एक तो था डोज प्लान, ये एक इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला प्लान था, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसने रिवाइव किया बहुत ज़्यादा जापान की इकोनॉमी को। एक था कोरियन वॉर, कोरिया का वार, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच चलने वाला वॉर था 1950 के दशक में, और आप जानते हैं कि इस वॉर का कोई अंत नहीं हुआ, बस सीज फायर हुआ। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर इन्वेजन कर दिया था। नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट था, साउथ कोरिया एक कैपिटलिस्ट स्टेट था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज ने नॉर्थ कोरिया को पीछे धकेला और सीज फायर कर दिया। तो ये जो वॉर हुआ ये जापान के लिए नुकसानदायक नहीं रहा, जापान के लिए फायदेमंद रहा, क्योंकि कोरिया में और उस पूरे रीजन में डिमांड बढ़ गई चीज़ों की और वहाँ पे महंगाई बढ़ रही थी। तो जापान ने यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया, अपना मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को बढ़ाया और चीज़ों को ऊंचे दाम पे बेचा और अपनी इकोनॉमी को यहाँ पे रिवाइव किया। तो ये कोरियन वॉर को की वजह से जापानीज इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा बूम मिला। अब डोज प्लान क्या है इसको और देख लेते हैं। डोज प्लान क्या था, एक फाइनेंशियल और मॉनेटरीली पॉलिसी थी, ड्राफ्ट की गई थी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जोसेफ डोज के द्वारा। जापान के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी कि हमें इन्फ्लेशन को कम करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत थी, यहाँ पे बजट को भी बैलेंस करने की ज़रूरत थी, और जो बजट पहले बहुत ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च होता था अब वो डेवलपमेंट पे खर्च होगा, स्पेंडिंग को कट किया जाएगा मिलिट्री के ऊपर, और अब प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी लाया जाएगा। ये चीजें होंगी, हालांकि प्राइस कंट्रोल को बैन किया जाएगा। बेसिकली पहले प्राइस कंट्रोल सिस्टम लाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहाँ पे जापान के अंदर, उसको भी हटाया गया, ये चीज थी। उसके अलावा जिबांशु को हटाया गया और क्रियात्सु को लाया गया। अब ये जिबांशु और क्रियात्सु को क्या है, जिबांशु बेसिकली आप मान लीजिए कि लैंड लॉर्ड सिस्टम था। लैंड लॉर्ड सिस्टम चाहे आप खेती में देख लीजिए और चाहे जो बड़ा कैपिटलिज्म सिस्टम था, बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी इन जिब्रांशु का ही कंट्रोल हुआ करता था। ये यहाँ के एक तरह से लैंड लॉर्ड थे और ये बहुत कम संख्या में थे। और क्रियात्सु जो थे, जो ज्यादा भरोसेमंद लोग थे, इन्फ्लुएंशियल लोग थे, लेकिन ये नॉलेज था इनके पास, ये काम धंधा चला सकते थे। जिबांशु का दबदबा ज्यादा था लेकिन ये कम थे और ये सिर्फ दबदबे में ही चलाते थे, काम इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो इनका हटाया गया। लैंडलॉर्ड सिस्टम बेसिकली हटा दिया गया और यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग लाई गई इंटरनेशनल ट्रेडिंग में भी, और नेशनल ट्रेड में किसी भी तरीके का सेंट्रलाइज सिस्टम हटाया गया। तो ये चीज करी गई डोज प्लान के थ्रू, जिससे क्या होता है, जापान की इकोनॉमी फिर से रिवाइव की। अब सॉवरेनिटी को रिस्टोर करने के लिए जापान ने, देखिए जापान तो अपना खर्चा नहीं कर पा रहा था, जापान के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए गए कि वो अपनी मिलिट्री को ज़्यादा नहीं कर सकते रिवाइव और ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन यूएस की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जापान को क्या दी, सुरक्षा प्रोवाइड करी, जिसकी वजह से यूएस और जापान की एक बहुत ही पावरफुल अलायंस बन गई जो कि पीस और स्टेबिलिटी को इस्टेब्लिश करती थी पूरे पैसिफिक ओशन में, और स्पेशली जो एशिया पैसिफिक रीजन है इसमें। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अच्छी अलायंस बन गई। तो जापान को सिर्फ ध्यान देना था अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, ना कि अपनी मिलिट्री के ऊपर। उस समय जापान के प्रधानमंत्री बनते हैं शिगेरू योशिदा। शिगेरू योशिदा के जो हैं जापान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ये जापान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए योशिदा डॉक्ट्रिन लेके आते हैं, ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी गारंटी को लेके आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये अच्छी खासी अलायंस बनाते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि जापान आने वाले समय में यूएसए से बदला लेने की कोशिश नहीं करेगा, जो हिरोशिमा और नागासाकी में उन्होंने किया। उसके लिए माफ़ तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बदला लेने की कोई कोशिश नहीं करेगा। और ये एक दूसरे के साथ एक पावरफुल अलाइज बनते हैं और काम करते हैं,
क्योंकि इनके पास कोई चॉइस भी नहीं होती, यूएसए के अलावा इनके साथ अब कोई खड़ा भी नहीं था, तो यूएसए के साथ इन्होंने काम किया। अब बात आती है, एक ऐसा भी टाइम आता है जब पॉलिटिकल केओस होता है, पॉलिटिकल यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा सिस्टम आता है जब लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स का विरोध करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दिया है, तो वो भी टाइम आया है जब यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ हुए हैं ये लोग, तो उसकी बात मैं आगे करूंगा, वो आगे है स्लाइड कहाँ है पे मैं बताऊंगा आपको। अब बात आती है उसके बाद पॉलिटिकल और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए गए 1945 से 52 के बीच में। जीवांशु का जैसे मैंने बता दिया, ये रिफॉर्म्स लाए गए कि अपनी सेंट्रल प्लानिंग को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किया गया, पूरे के पूरे सेंट्रल पावर को, कि देश भर में कोई व्यापार कर सके, सबको छोटे और बड़े बिजनेसेस को सपोर्ट किया गया। उसके अलावा लैंडलॉर्ड्स का जो हस्तक्षेप है उसको हटाया गया, टेनेट फॉर्मेट्स जो छोटे फॉर्म उनको, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको हटाया गया, ये चीज़ें हुई, तो ये हुआ। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ सेंट्रलाइजेशन किया गया। उसके अलावा डीमिलिटराइजेशन किया गया, मिलिट्री के ऊपर खर्चा कम किया गया, लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन किया गया, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया गया जापान के अंदर। जापान की गवर्नमेंट और वहाँ की सोसाइटी में डेमोक्रेटाइज वैल्यूज़ को काफ़ी इंप्रूव किया गया। उसके अलावा कैबिनेट जो है वो लोगों के प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो गई, जैसे पहले एम्परर के लिए जवाबदेह होती थी, अब वो क्या होती है, नेशनल डाइट जो इनकी संसद है उसके प्रति ज़्यादा जवाबदेह हो गई। नया संविधान लिखा गया था जो मैं बता रहा हूँ 1946 में, उसमें सिविल लिबर्टी, लेबर राइट्स और वेमेन सफरेज के बारे में बात की गई, लोगों को अधिकार दिए गए। उसके बाद जो इकोनॉमी बुरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी, इतनी महंगाई बढ़ चुकी थी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो लॉस्ट कर चुका था यहाँ पे जापान, उसको रिबिल्ड किया गया। मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर में, कोल में, स्टील में और केमिकल्स में। और 1950 के आने वाले समय में, मिड 50s में ही जापान ने अपने वॉर से पहले वाले प्रोडक्शन लेवल को मैच कर दिया। तो अब बेसिकली जापान रिवाइव करने लग गया था 1950 के दशक में। उसके बाद इन्होंने जो पहले के समय मिलिट्री डोमिनेटेड गवर्नमेंट हुआ करती थी, मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते थे, अब ये करने लग गए अपनी ग्रोथ के ऊपर, और इन सेक्टर्स में करने लग गए, कोल में करने लग गए, स्टील में करने लग गए, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में करने लग गए। तो जापान रीम इमर्ज होने लग गया। और अब जापान का पता दुनिया को कब पता चलने लग गया, जब 1964 का समर ओलंपिक हुआ टोक्यो में। तो लोगों ने देखा कि वाह, जापान तो फिर से ग्रोथ कर रहा है। इंटरनेशनल एरेना में जापान की वाहवाही हुई, जापान ने बहुत अच्छे से इस ओलंपिक को ऑर्गेनाइज करवाया। उसके बाद यहाँ पे हाई स्पीड रेल नेटवर्क इन्होंने देखे। उसके बाद यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, जैसे कोसुमिगासी बिल्डिंग है जो कि एक 36 फ्लोर और 156 मीटर ऊंची बिल्डिंग इन्होंने उस जमाने में बना दी थी। तो दुनिया भर के सामने जापान अपना डंका फिर से बजाने लग गया था। अब मिलिटरली नहीं, एज ए इकोनॉमिक पावर के तौर पे जापान फिर से उभरने लग गया था। और जापान ने दिखाया कि वो इतने बड़े क्राइसिस के बाद, उनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेजन होने के बाद भी वो फिर से उभर सकते हैं और अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को इतना फास्ट तरीके से वो कर सकते हैं। इसी जमाने में 1960 के दशक में एक ऐसा दौर भी आया जब जापान को एक बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा, जब ओपेक कंट्रीज ने तेल के दाम जो है वो 4 गुना बढ़ा दिया 1973 के टाइम पे। और जापान भी आप जानते हैं, जैसे इंडिया पूरी तरीके से तेल के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट है, वैसे जापान भी पूरी तरीके से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंपोर्ट होते हैं। तो जापान को इस समय रिसेशन का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने इनकी मदद करी। अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, वो कभी उतर नहीं पाएगा। जितना बड़ा जापान के ऊपर उन्होंने इन्वेजन किया था, उसका पनिशमेंट कभी अमेरिका को नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी अमेरिका ने जापान की काफ़ी मदद करी, इनकी इकोनॉमिक पावर को इनको बढ़ाने के लिए, इनको ग्रोथ करने के लिए, और इनको सपोर्ट करता रहा अमेरिका। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इनके बड़े भाई की तरह उसने एक्ट किया है। उसके बाद जापानीज इंडस्ट्री डेवलप हुई ओवरसीज। देखिए, एक जो एलडीपी गवर्नमेंट थी उस समय की, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी, उसने इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जो जो इनका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने के लिए, ओवरसीज ग्रोथ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे काम किए। साथ ही फॉरेन कंपनी को अपने देश में आने के लिए रोका, उसके ऊपर बैरियर्स लगाए, और अपनी कंपनीज को काफ़ी यहाँ पे प्रोत्साहित किया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाके व्यापार करें। जिससे क्या होता है कि ये पहले इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और अपने आप पे डिपेंडेंट हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया। 1980 के दशक में जापानीज प्रोडक्ट जो हैं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं, वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे। और उस समय जापान की इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी थी आफ्टर यूएस।
यूएस के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला देश जो बना उस समय का, वो जापान बना। ठीक है, ये हुआ 1991 के दौरान। ये जो पैटर्न है वो थोड़ा डाउनफॉल भी हुआ, क्योंकि एक लेवल तक पहुंच चुका था उस समय। देखिए जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां आई, आज भी टोयोटा, होंडा, निशान, कैनन, निकॉन, या इन देशों को, इन सभी कंपनियों को आप जानते हैं, सोनी, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, सुजुकी वगैरह, इन कंपनियों ने अपना दबदबा बनाया और उस जमाने में ये कंपनियां राइज हुई। और आज के समय देखिए दुनिया भर में कितनी नामी कंपनियां हैं ये। भारत में भी इन सभी कंपनियों के ब्रांडेड आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इनकी कारें, इनके कैमरा, इनके प्रोडक्ट्स, सोनी के मोबाइल और सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये कंपनियां जो है उस जमाने में ही राइज होनी शुरू हो गई थी और उस जमाने में ही जापान ने इकोनॉमिक राइज करना शुरू कर दिया था। 1953 से 65 की बात करें तो जापान लगभग 9% की जीडीपी से एक्सपेंड कर रहा था, ग्रोथ रेट से एक्सपेंड कर रहा था। उस समय मैन्युफैक्चरिंग में 13% और कंस्ट्रक्शन में 11%, इंफ्रास्ट्रक्चर में 12% की ग्रोथ कर रहा था। और इन सभी सेक्टर्स में जापान की 41% लेबर फोर्सेस जो है वो काम कर रही थी और लगभग सिर्फ 26% आबादी ही वो है जो एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट थी। जापान के पास इतनी एग्रीकल्चरल जमीन भी नहीं है बहुत ज़्यादा, और उनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि भारत के पास कृषि के लिए ज़मीन भी अच्छी खासी है और भारत की ज़्यादातर आबादी कृषि की तरफ डिपेंडेंट है, और इसीलिए थोड़ा हम अंडर डेवलप्ड हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इन सेक्टर में काम करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, यहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। और जापान जैसा देश जो कि इतना छोटा सा देश है, वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया कि वहाँ की 41% आबादी जो है वो इन सेक्टर्स पे ऊपर कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, वो कर रही थी उस दौर में। 1960 के दशक में ये काम कर रही थी। उसके बाद इनका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये इतना ग्रोथ कर पाई? एजुकेशन पे फोकस करना। आज के समय अगर जापान की बात करें तो 99% लिटरेसी रेट है इनकी, जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कंट्रीज में से आता है। तो इन्होंने अपने मॉडर्नाइज प्रोसेस में एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि अगर हमें फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है तो हमें अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो हमें अपनी आबादी को स्किलफुल बनाना पड़ेगा, और स्किलफुल वर्कफोर्स बनाने के लिए लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए आपको हायर एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन के इन्होंने स्टैंडर्ड स्थापित करें, और वहाँ पे इन्होंने जो कंपलसरी एजुकेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, और एक क्वालिटी एजुकेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। साथ ही डिसिप्लिन को भी बहुत ज़्यादा इंकरेज किया। डिसिप्लिन के मामले में इनकी वर्कफोर्स दुनिया भर में नामी वर्कफोर्स मानी जाती है। जापान की इतनी इफेक्टिव वर्कफोर्स है, तो ये आप जानते हैं। फॉरेन रिलेशंस की बात करें इस दौर के, तो जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी में तो एक सेंट्रल पोजीशन पे था उस समय जापान, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रहा था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इतना इंपॉर्टेंट तो रोल नहीं था, लेकिन मॉडेस्ट रोल, ठीक ठाक रोल था इनका। 1950 में जब इन्होंने चले गए थे, ये अलाइड पावर फोर्सेज छोड़ के धीरे धीरे जाने लग गए थे जापान को, उसके बाद इन्होंने दुनिया भर के देशों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करना शुरू किया। जैसे 1952 में भारत के साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए। 70 साल हो चुके हैं भारत और जापान के इंटरनेशनल रिलेशंस के। अप्रैल 1952 में भारत और जापान के इंटरनेशनल रिलेशंस स्टैब्लिश हुए थे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में भी जापान ने 1956 में मेंबरशिप इनको मिल गई थी। उसके बाद जर्मनी, जो इनका द्वितीय विश्व युद्ध में अलाई हुआ करता था, एक्सिस पावर में इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर हुआ करता था, उसके साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए। लेकिन अब जो रिलेशंस थे वो पूरी तरीके से व्यापारिक बेस थे, ट्रेड के लिए इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए थे। कोई भी अब इनके बीच में कोई ट्रीटी ऐसा एग्रीमेंट नहीं था, कोई मिलिट्री एग्रीमेंट इनके बीच में नहीं था। तो जर्मनी के साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए। उसके बाद चाइना के साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं। उसके बाद यूएस जापान की रिलेशंस की बात करें तो इन्होंने काफ़ी सारे रिलेशन स्टैब्लिश किए हैं। बहुत सारे म्यूचुअल सिक्योरिटी असिस्टेंस पैक्ट इन्होंने साइन किए हैं 1960 के दशक में। उसी दौरान एक इनको पॉलिटिकल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा 1960 के दशक में। क्यों? क्योंकि जापान के लोगों का यूएस के प्रति एक नफरत का दौर भी था, क्योंकि जापान ने एक ऐसी बड़ी त्रासदी का सामना किया था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो जापान के लोग आसानी से यूएस को माफ़ नहीं कर सकते थे, चाहे वो किसी भी तरीके की म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट उनके साथ साइन करें। तो बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल कॉरपोरेशन और ट्रीटी साइन कर रहे थे जापान की सरकार
और मजबूरन भी सरकारें जो यहाँ पे साइन कर रही थी यूएस के साथ, उनसे लोग इनसे नाखुश थे। और एक समय तो ऐसा आया था कि यहाँ पे कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ा 1960 के दशक में, जब ये ट्रीटी साइन की गई, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन वाली ट्रीटी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स का जो मिलिट्री प्रोटेक्शन का रोल है उसको बढ़ाया गया था कि जापान का एक प्रोटेक्टर के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को देखा जाने लगा और अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा डिप्लॉय करने लग गया था यूएस यहाँ पे। और यहाँ पे जापान की ज़्यादातर डिपेंडेंसी हो गई थी यूएस के ऊपर, यूएस की मिलिट्री के ऊपर। तो लोग यहाँ से नाखुश थे और नाखुश होने की वजह से जापान की लोग जो थे वो अपने सरकार के खिलाफ हो गए थे, सड़कों पे आ गए थे, इसलिए सरकार ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इसके बदले में यूएस ने भी इसका क्या किया, नानप्यो और रिंक्यू जो आयरलैंड के कंट्रोल में थे वो जापान को सौंप दिए और इनकी सॉवरेनिटी को आगे बढ़ाया कि हम आपका साथ में खड़े हैं, ऐसी बात इन्होंने यहाँ पे शो की। लेकिन जापान के लोगों का जो यूएस के प्रति गुस्सा था वो यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि बाद में रिश्ते यूएस और जापान के बहुत अच्छे रहे हैं, आने वाले समय में, आने वाले दशकों में और सुधरे हैं लोग। हालांकि उनके जहन में आज भी वो बात कहीं ना कहीं है कि उनके ऊपर इतना बड़ा इन्वेजन किया था, निर्दोष लोगों के ऊपर भी इतने बड़े परमाणु हमले करना बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन फिर भी जापान की मदद भी करी है यूएसए ने, ये भी एक सच है। चाइना के साथ रिलेशंस की बात करें तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले चाइना और जापान बहुत ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जापान ने चाइना के बहुत बड़े क्षेत्र को ऑक्यूपाई भी कर रखा था, मंचूरिया वाले क्षेत्र को। लेकिन जब उसके बाद 1949 में जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन का अंत हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और नेशनलिस्ट लोग जो है वो सिर्फ ताइवान में रह गए, तो ताइवान के साथ भी रिलेशन स्टैब्लिश किए, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको बोलते हैं, और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए। 1949 के बाद धीरे धीरे करके इनके साथ रिलेशंस हुए। हालांकि चाइना और जापान के रिलेशंस हिस्टोरिकली बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, आज भी इतने अच्छे रिलेशंस इनके साथ नहीं रहते चाइना के साथ, तो वो अलग बात है। फिर यूएसएसआर की बात करें तो सोवियत यूनियन के साथ भी रिलेशंस आप जानते हैं कि प्री वॉर बहुत अच्छे नहीं थे। सोवियत ने जापान के ऊपर कई बार अटैक किया है, जापान ने सोवियत के ऊपर अटैक किया है। लेकिन उसके बाद 1956 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए। 19 अक्टूबर 1956 को जापान ने यूएसएसआर के साथ, कुछ सारे इनके साथ डिस्प्यूट भी थे, नॉर्दर्न टेरिटरी को जो सोवियत यूनियन जापान के ऊपर कंट्रोल करता था उनको धीरे धीरे करके खाली कराया गया। और आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन और इन अलाइड फोर्सेस की, बाकी अलाइड फोर्सेस हैं इनकी बनती नहीं थी। यूके, यूएस, ये देश एक तरफ थे, सोवियत यूनियन अलग था। सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट कंट्री था, ये कैपिटलिस्ट कंट्री थे, और कोल्ड वॉर के एरा में सोवियत यूनियन को यहाँ पे पीछे धकेलना था और जापान पूरी तरीके से यूएस की तरफ झुकता जा रहा था, यूएस की आइडियोलॉजी यानी कैपिटलिज्म की तरफ झुकता जा रहा था। तो कुछ यहाँ पे इनके बीच में रिलेशंस में खटास था, लेकिन बाद में भी इन्होंने रिलेशन स्टैब्लिश किए। उसके बाद तनाका नाम के प्रधानमंत्री आए 1972 से 74 के बीच में। इन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टांस लिए और अपने डिफेंस स्पेंडिंग में इन्होंने खर्चा बढ़ाना शुरू किया, उनमें इंक्रीज किया कि अब ये पूरी तरीके से यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते और ये अपने ट्रेड रिलेशंस को अपने हाथ में लेंगे, अपनी डिफेंस को अपने हाथ में लेंगे। और धीरे धीरे करके यहाँ पे बातचीत हुई, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ रिश्ते इनके बिगड़े और बने, और धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी मिलिट्री के ऊपर ये डिपेंडेंसी जो है यूएस से कम कर दी। अभी भी थोड़ी मिलिट्री डिपेंडेंसी रहती है यूएसए के ऊपर जापान की, लेकिन जापान जो है अब अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल देश बन चुका है। चाहे मिलिट्री की बात करें, चाहे उनकी बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में तो कोई जवाब नहीं है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है एक पावरफुल इकोनॉमी के तौर पे। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ भी जुड़िएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।